जीवन एक खेल है बच्चों, यहाँ पे डिपेंड करता है खिलाड़ी बनना है या खिलौना। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे रिलीज फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फॉल डाउन ऑन द अर्थ। सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो अर्थ सरफेस की ओर वो चला आता है, अर्थ सरफेस पे गिरता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है बच्चों, निश्चित रूप से वहां पे कोई फोर्स लगता होगा, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो मोशन परफॉर्म करेगा, या फोर्स नहीं लगता है तो या तो रेस्ट में होगा या किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। लेकिन किसी सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की ओर मूव करता है। इट मीन्स निश्चित रूप से वहां पर कोई फोर्स लगता होगा। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है? कंक्लूजन निकाला जा सकता है अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड सेंटर। कंक्लूजन ये है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। अब बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जिस किसी के पास भी मास है, उस सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है और उसके पास मास है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, और जिस फोर्स से वो खींचती है उस फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बाय विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो समझ आया, लेकिन ग्रेविटी फोर्स क्या है? तो अर्थ किसी बॉडी पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटी फोर्स। अर्थ किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो उसे कहा जाता है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसे ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। बच्चों ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स तब कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा करके अपनी ओर खींचती है, तो उस फोर्स को ग्रेविटी फोर्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग किसी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके बीच जो फोर्स लगता है, that force will be directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का स्टेटमेंट है, मान लिया जाए किसी दो बॉडी जिसका मास m1 एंड m2 है, एक का मास m1 है दूसरा का मास m2 है, m1 और m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इट मींस m1 इनटू m2। बच्चों इसको ये बनाएंगे इक्वेशन 1। एंड दूसरा स्टेटमेंट कहता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द F force is inversely proportional to a square of the distance between them। ये दूसरा इक्वेशन बनता है बच्चों। अब दोनों इक्वेशन को अगर इकट्ठा कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F is directly proportional to m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब मैं लिखने वाला हूं बच्चों फाइनल इक्वेशन जो मेरा होगा एफ फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बच्चों हम लोगों का फाइनल इक्वेशन हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी दो मास के बीच हम लोग फोर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कैपिटल जी का, तो बच्चों कैपिटल जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैपिटल जी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों इसे निकाला किसने था, कैलकुलेटेड बाय कैवेंडिश। कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने कैपिटल जी का वैल्यू निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहां पे कैपिटल जी का अगर हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, कैपिटल जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों व्हाट विल हैपन इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम हाफ। दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए तो फोर्स में क्या चेंजेज आएगा। तो मान लेते हैं बच्चों दो बॉडी है, बॉडी m1 और दूसरा बॉडी m2, इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो बच्चों इस समय जो फोर्स लग रहा होता है, मान लेते हैं इनिशियल फोर्स इक्वल टू F लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो समझ आता है मुझे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है फोर्स में क्या चेंजेज आएगा अगर दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम हाफ, आर का वैल्यू आधा हो जाए तो फोर्स में क्या चेंजेज आएगा। तो बच्चों R1 इक्वल टू लिख लेते हैं R, और R2 इक्वल टू क्या हो रहा है R/2, यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू हाफ हो रहा है। पहले क्या था, F1 इक्वल टू इनिशियल फोर्स था F, और F2 का वैल्यू मुझे निकालना है। अब बच्चों इस इक्वेशन में देखेंगे मेरे से सवाल जो किया गया उस सवाल के अकॉर्डिंग न तो मास चेंज हो रहा है दोनों का, कैपिटल जी तो चेंज होगा नहीं बिकॉज ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स का चेंज हो रहा है, तो बाकी सारा कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस के बीच रिलेशन बनाएंगे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अगर फोर्स में चेंजेज होता है सिर्फ डिस्टेंस के कारण, ये दोनों फैक्टर कैपिटल जी और m1 m2 ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फोर्स में चेंज होने के लिए इस वाले केस में, बिकॉज सिर्फ दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को चेंज किया गया है। अब क्या है, अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन है, दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो इक्वल हो सकता है। इट मींस F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब F1 इक्वल टू कितना है बच्चों, F है, F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 ही है, R2 का वैल्यू कितना है, R/2 है, और R1 का वैल्यू कितना है, R है। ये एक R से एक R क्रॉस आउट हो गया बच्चों। अब हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो F2 इक्वल टू 2F हो जाता है। इट मीन्स यहाँ से क्लियर है बच्चों,
अगर किसी बॉडी के, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स का अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम डबल। दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फिर से एक बॉडी कंसीडर करते हैं हम लोग, एक बॉडी कंसीडर करते हैं m1, दूसरा बॉडी कंसीडर करते हैं m2 और इसके बीच के डिस्टेंस को r रखते हैं। अब ये जो फोर्स का वैल्यू होगा इसमें बच्चों F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ डिस्टेंस का वैल्यू, डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। इट मीन्स रिलेशन बनाएंगे हम लोग, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब प्रोपोर्शनल हो तो इसका रेशियो इक्वल होता है। F1 आप लिखेंगे F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू, ये 1/r है बच्चों, तो ये R2/r1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे R2/r1 होल स्क्वायर हो जाएगा। F1 का वैल्यू इनिशियल फोर्स F है तो F लिखेंगे, F2 का वैल्यू मुझे निकालना है R2। बाद में R क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन मेरे से बोला जा रहा है R डबल हो रहा है तो 2R लिखेंगे, डिवाइडेड बाई इनिशियल R1 क्या है, इनिशियल वैल्यू R है, R लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। बच्चों F डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू 4R² डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, F डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4F2 इक्वल टू F और F इक्वल टू F2 इक्वल टू 4F डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से पिक्चर क्लियर होता है बच्चों, अगर किसी दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, दो बॉडीज के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ वन मास बिकम डबल। बच्चों एक ही मास डबल हो रहा है, यानी कि इस बार वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक मास है, तो फिर से एक मैं मास लूंगा m1 और दूसरा मास मैं लूंगा m2 और इसके बीच का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं r। तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा बच्चों, फोर्स का अमाउंट देख लूं मैं, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई R²। बच्चों फोर्स का मास के साथ, चूंकि इस बार सिर्फ मास चेंज होने वाला है, तो फोर्स का मास के साथ कैसा रिलेशन है, फोर्स इज, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके रेशियो को इक्वल किया जा सकता है, F1 बाई F2 इक्वल टू m1 बाई m2। बच्चों यहाँ पे m1 का मतलब हो गया इनिशियल मास जो m1 है, और दूसरा फाइनल m2 का मतलब यहाँ पे हो गया फाइनल मास, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल किया जा रहा है। तो अब मैं लिख लेता हूँ F1 का वैल्यू F है, F2 का वैल्यू मालूम नहीं, निकालना है। बच्चों m1 मतलब इनिशियल मास कितना था, इनिशियल मास m1 था, डिवाइडेड बाई फाइनल मास क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास बिकम्स डबल, तो फाइनल मास हो जाएगा इसका 2m1। बच्चों m1 से m1 कटा, F बाई F2 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, F2 इक्वल टू 2F होता है। तो अगर एक मास को डबल कर दिया जाए, एक मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा, फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, व्हाट इफ मासेस बिकम डबल, दोनों मास को डबल कर दिया जाए। फिर से मैं ले लेता हूं, एक मास मैं ले लेता हूं m और दूसरा मास भी मैं ले लेता हूं m। अब दोनों मास को डबल कर दिया गया है बच्चों,
यहाँ से देख लो, इसके बीच का डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ r, इसके बीच पता किया जाए बच्चों तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी m इंटू एम, दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मास चेंज होने की वजह से चेंज होगा। तो फोर्स किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मास के अकॉर्डिंग। तो आप लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू मास। बच्चों दोनों जोड़ा है इसलिए मास इनटू मास लिखना पड़ेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ से रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल साइन है तो इसका रेशियो हम लोग इक्वल ले सकते हैं, F1 बाई F2 इक्वल टू M1 बाई M2 का होल स्क्वायर। F1 का वैल्यू F हो जाएगा, F2 का वैल्यू पता नहीं, M1 का वैल्यू क्या होगा, तो इनिशियल जो मास है वो मास लिख देंगे, तो इनिशियल वैल्यू M है। अब क्या हो रहा है, मास डबल हो रहा है, तो डबल के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, 2m लिखेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों F बाई F2 इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। नाउ m स्क्वायर से m स्क्वायर क्रॉस आउट हो जाएगा, और फिर से मैं इसका इक्वेशन बना दूं F बाई F2 इक्वल टू 1/4। बच्चों अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, F2 का वैल्यू होगा 4F। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं दोनों मास का वैल्यू अगर डबल कर दिया जाए तो नेट फोर्स के अमाउंट में क्या चेंजेस आने वाला है। मुझे उम्मीद है क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ द बोथ द मासेस बिकम डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो बिकम्स हाफ। दोनों मास चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी हाफ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इस बार। एक बॉडी लिया मैंने जिसका मास m, दूसरा बॉडी लिया मैंने जिसका मास m, दोनों के बीच का डिस्टेंस r रखा मैं, और f का वैल्यू क्या हो सकता है, f का वैल्यू कैपिटल G m इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस बार बच्चों फोर्स का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, दोनों मास पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लिखोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। बच्चों अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका रेशियो इक्वल किया जा सकता है, F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू m ऊपर है तो उसका रेशियो हो जाएगा M1 बाई M2 इंटू, और r नीचे है तो इसका वैल्यू बच्चों R1 बाई R2 होगा, लेकिन इन्वर्स होकर के ये बन जाएगा R2 बाई R1, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। F1 बाई F2, F1 का वैल्यू बच्चों F लिख देते हैं, F1 का वैल्यू हम लोग F लिख देते हैं, और F2 मुझे निकालना है। M1 का वैल्यू क्या ले लें, M1 का वैल्यू M है, M2 का वैल्यू क्या ले लें, तो कह रहा है बोथ द मासेस बिकम डबल, दोनों मास डबल होने वाला है, तो मास डबल होने वाला है यानी कि 2m लिखना है, और रेडियस का वैल्यू क्या होने वाला है, हाफ होने वाला है। तो R2 का वैल्यू बच्चों लिखेंगे r/2, और R1 का वैल्यू r लिखेंगे, और ये हो गया स्क्वायर f डिवाइडेड बाई F2। दिस विल बिकम बच्चों m से m कटेगा, r से r कटेगा, 1/2 टू जा 4 और 4 का स्क्वायर 1/16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, F2 का वैल्यू जो होगा ये 16 F हो जाएगा। अब जो फाइनल दोनों मास के डबल करने से और डिस्टेंस को हाफ करने से जो नया फोर्स होगा बच्चों वो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will happen if the masses become double and distance between them
ऑल्सो बिकम डबल। इस बार दोनों मास डबल हो रहा है, बोथ द मासेस बिकम डबल, दोनों मास डबल हो रहा है और बीच के डिस्टेंस भी डबल हो रहा है। तो यानी कि इस बार क्या होने वाला है बच्चों, एक मास मैं m ले लेता हूँ, दूसरा मास भी मैं m ले लेता हूँ, इसके बीच का डिस्टेंस मैं r ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू क्या होने वाला है, कैपिटल G m इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस बार क्या चेंज होने वाला है, दोनों मास चेंज होने वाला है और रेडियस चेंज होने वाला है। तो रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन हो गया बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसका रिलेशन कैसा बनेगा, रेशियो ले लेंगे, F1 बाई F2 इक्वल टू M1 बाई M2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। F1 की जगह पे F लिखते हैं, F2 की जगह पे F2 ही लिखेंगे, इक्वल टू M1 का वैल्यू क्या लिखे बच्चों, तो इनिशियल मास M था तो M लिखेंगे, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो मास डबल हो गया तो यानी कि 2m आप लिखेंगे, इनटू रेडियस क्या होने वाला है, देखिए मास रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो बिकम डबल, डिस्टेंस भी डबल हो गया तो R2 का वैल्यू 2r डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू r और इसका होल स्क्वायर। बच्चों आप देखेंगे r से r कटा, m से m कटा, 2 से 2 कटा, f डिवाइडेड बाई f2 f डिवाइडेड बाई f2 इक्वल टू 1 और यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f इक्वल टू f2, यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, अगर बॉडी के दोनों मास को डबल कर दिया जाए और उसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके फोर्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हो F इक्वल टू F2 का वैल्यू आ जाता है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, जैसा कि मैंने बात किया ये यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सली कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसका वैल्यू, आगे बात करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू ना तो किसी ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है, ना ही ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करता है, और ना ही जिस जगह पे कैलकुलेट किया गया है उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है। बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं जिसका मास 1 kg ले लेते हैं, एक और बॉडी लेते हैं जिसका मास 1 kg ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फोर्स का वैल्यू निकाला जाए बच्चों तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर f का वैल्यू निकाला जाए तो f बराबर कैपिटल G m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू 1 और डिस्टेंस का वैल्यू 1, तो f का वैल्यू हो जाता है कैपिटल G, f का वैल्यू हो जाता है कैपिटल G। अगर दो बॉडी जिसका मास 1 kg हो उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा जाए, उस कंडीशन में जो फोर्स का वैल्यू होता है बच्चों कैपिटल G के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, तो कैपिटल G इट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg ईच एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। बच्चों ठीक से समझना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है। बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg ईच एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पे मैंने डाला और f का वैल्यू कैपिटल G आ गया, तो कैपिटल G का वैल्यू जो बराबर होता है जब किसी दो बॉडी का मास 1 kg हो और दोनों सेपरेटेड हो 1 मीटर से, ठीक है। बच्चों इसका ऐसा यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट बच्चों F कैपिटल G इक्वल टू
किधर चला गया? हाँ, ऐसा यूनिट यहाँ पे हम बात करें, F इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी इक्वल टू निकालें तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। ठीक है, तो ऐसा यूनिट अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें बच्चों तो कैपिटल जी का ऐसा यूनिट हो जाएगा, F के लिए न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, m1 और m2 के लिए m स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट मैं लिखने वाला हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप नोट करेंगे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल क्यों होता है बच्चों? पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू न तो नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, जिस बॉडी के बीच आप निकाल रहे हैं फोर्स उस पर डिपेंड करता है, न ही कैपिटल जी का वैल्यू उस जगह पे डिपेंड करता है जिस जगह पे ये कैलकुलेट किया जाता है। इट इज बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ nature and size of the bodies and the space where it is calculated। किस जगह पे कैलकुलेट किया जा रहा है कैपिटल जी का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी का साइज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी का नेचर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है जिसका वैल्यू कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बच्चों, नोट कीजिएगा। Why Newton's law of gravitation is known as the universal law of gravitation। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं बच्चों? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रत्येक कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसी भी जगह पे कोई मतलब नहीं कहाँ आपने कैलकुलेट कर रहा है, कहाँ आपने कैलकुलेट किया इसे, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल बॉडीज एंड एवरीवेयर इन द स्पेस। कहीं भी आप कैलकुलेट कीजिए तो ये फॉर्मूला अच्छे से काम करता है, एग्जैक्टली ये अप्लीकेबल है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट मीन्स कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू अगर देखिए बच्चों तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन इतना छोटा वैल्यू है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? तो इसका इफेक्ट ये है, वी आर अनेबल टू फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? ओनली ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास मास होता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आप कहेंगे यहाँ तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम होता है, काफी वीक टाइप का फोर्स होता है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वीक क्यों होता है, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। इस चीज को कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग कैसे। तो मान लेते हैं दो बॉडी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, दो बॉडी जिसका मास एक का 1 kg है और दूसरा बॉडी कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास 2 kg है और दोनों के बीच डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर है। दोनों के बीच के डिस्टेंस का वैल्यू 1 मीटर है। अब इसके बीच का फोर्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, देखते रहना। इसके बीच का वैल्यू फोर्स का निकालेंगे, ये फोर्स का वैल्यू कैसे कम हो जाता है। तो F इक्वल टू आप क्या लिखोगे, कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। F इक्वल टू बच्चों कैपिटल जी का वैल्यू क्या लिखोगे आप, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर उसके बाद m1 m2 को लिखोगे तो m1 1 kg, m2 2 kg।
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखोगे तो बच्चों 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर लिखोगे तो एफ का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 7 2 14 कैरी 1, 6 2 18 119 कैरी 1, नो 14 कैरी 1, 6 2 12 113 कैरी 1, 12 1 13, यानी कि 13.34 इंटू 10 टू द पावर -11 बच्चों न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू आप देख लो, 10 टू द पावर -11 का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 13.14 डिवाइडेड बाई 1 पे कितना जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 13.14 को 1 पे 11 जीरो डाल कर डिवाइड करेंगे बच्चों, जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो फोर्स होगा इस दोनों के बीच। तो आप समझ सकते हो ये फोर्स का वैल्यू कितना छोटा हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू छोटा किसके कारण हो गया? तो ये क्लियर है बच्चों, कैपिटल जी का वैल्यू जो काफी छोटा होता है जिसकी वजह से ये फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अगर आप पूछेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगता है तो मूव क्यों नहीं करता, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू काफी वीक होता है जिसके कारण मोशन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर। नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? तो नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही अर्थ सन के चारों ओर कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर पाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाता है। बच्चों ग्रेविटेशन के कारण ही रेनफॉल हो पाता है, रिवर अर्थ पे मूव कर पाता है, आइस फॉल हो पाता है, और जैसा कि आप जानते होंगे हाई टाइड लो टाइड जो सी में जनरेट होता है बच्चों, ये हाई टाइड लो टाइड भी ये क्रिएट होता है मून के ग्रेविटेशन के कारण। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंस है जो अर्थ पे ग्रेविटेशन के कारण होता है, और ये सर्कुलर मोशन अर्थ का सन के अराउंड और मून का अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअसली होने की वजह से सब प्लैनेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रेजेंट है और ये सोलर सिस्टम मेंटेन्ड है। किसके कारण से? तो बच्चों सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी का कंटिन्यूअस अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों आप भी देखिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।